नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज हम हैं महाराष्ट्र के एक स्पंदनशील शहर पुणे में। हमारे पीछे है पुणे यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक इमारत और हमारे सामने है पुणे की संवेदनशील जनता। और इसके अलावा हमारे साथ हैं पुणे के कई जाने माने और जाने पहचाने चेहरे जिनसे हम आज बात करेंगे सरोकार में कि आखिर देश की जनता हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या चाहती है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि जो भी जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था में असंतोष रखती है वो आंदोलनों के लिए सड़कों पर उतरी और सड़कों पर उतरकर उसने शासन व्यवस्था को बदलने का भी प्रयास किया। लेकिन शासन व्यवस्था बदलने के बाद वो लोकतंत्र में किस तरह की भागीदारी चाहती है, आज बहस इसी मुद्दे पर। आज हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ सुभाष पलशीकर साहब हैं जो कि पुणे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत है आपका पलशीकर साहब। इसके अलावा हमारे साथ हैं अविनाश पाटिल जी जो कि एंटी सुपरस्टिशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है पुणे में उसके प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वी.एम. पाटिल साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद में भी मौजूदा वक्त में। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं मुकुंद कमलाकर साहब जो कि डिक्की में यानी दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और आप सबका भी बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। It's gonna be better. It's gonna be stronger. ये अमेरिका का असंतोष है, ये यूरोप के लोग हैं और ये मांगें भारत की सड़कों पर उठी। आज कहाँ है जनतंत्र? आज तो पार्टी तंत्र है, पक्ष तंत्र है, सरकार तंत्र है और अधिकारी तंत्र है। जनतंत्र कहाँ है? जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र कहाँ है? हर जगह पैगाम एक है, लोग अब 5 साल में एक दिन का राजा बनकर संतुष्ट नहीं है, वो शासन में अपना दखल चाहते हैं। शिकायत है कि राजनीतिक दल जनादेश पाने के बाद जनता से कट जाते हैं और मनमाने ढंग से शासन चलाते हैं। तमाम पार्टियों की आर्थिक नीति एक जैसी हो गई है जिससे लोगों के पास चुनाव का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। सभी पार्टियों पर एक ही तरह के निहित स्वार्थ हावी हैं। तो ये गतिरोध टूटे कैसे? अपने देश में पंचायती राज से सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयास हुए। आरटीआई, जनसुनवाई, सोशल ऑडिट से प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिशें हुई। चुनाव प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनी। नई जागरूकता के साथ मतदाताओं का उत्साह बढ़ा है। नौजवानों की सियासत में दिलचस्पी बढ़ी है। इससे हमारा लोकतंत्र नए मुकाम पर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। शायद इस अर्थ में हिंदुस्तानी कौम अब जिंदा हो गई है। वो राजकाज में अपनी सीधी हिस्सेदारी चाहती है। उसकी राजनीतिक अपेक्षाएं ऊंची हैं। ये कैसे पूरा हो, यही आज सबसे बड़ा सवाल है। पलशीकर साहब, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ। लोहिया जी ने 1977 के दौरान या उससे पहले आंदोलनों में कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। तो क्या उस वक्त का जो नारा था वो अब जाकर ज़्यादा सही साबित होता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि अब ये दिखाई दे रहा है कि जनता सिर्फ मतदान दैट इज़ वोटिंग करना नहीं चाहती है, वो ये भी चाहती है कि हमें शासन चलाने में भी आप भागीदारी दो, हिस्सेदारी दो। और मेरे ख्याल से ये पिछले 5, 7, 10 सालों से उभर के आ रहा है सामने। दूसरी जो बात उभर के आ रही है वो ये भी है कि हमारे राजनीतिक दल जो है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, उससे मेरे ख्याल से जनता में ये जिंदा दिली, जिंदा कौम होना ज़्यादा बढ़ गया है। और वो बढ़ना मेरे ख्याल से बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्या आपको भी यही लगता है कि जनता इसलिए ज़्यादा सतर्क, अपनी अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रही है क्योंकि राजनीतिक कौम जो है वो उसके अधिकारों के प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो गया है? जी हाँ, वही दिख रहा है आजकल कि हमारे संविधान की जो जिम्मेदारी है राज्यकर्ताओं के ऊपर, उन्होंने ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए।
लोगों के सवालों के प्रति, उनके ज़रूरतों के प्रति, और जिस अलग अलग सामाजिक प्रश्नों पर संगठन काम करते हैं, इश्यूज आगे लाते हैं और उसको हल करने के लिए जो जिम्मेदारी, जो इनिशिएटिव स्टेट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखाना चाहिए, वो दिखाया नहीं जा रहा है। इसीलिए लोगों को रास्ते पर आने की ज़रूरत निर्माण हुई है और इसीलिए वो कौमें अभी ज़िंदा होने जा रही है। ये मुझे लगता है भारत की लोकशाही प्रक्रिया के लिए ज़्यादा अच्छा वातावरण है। आपको भी लगता है कि लोकशाही के लिए ये सबसे बेहतर वातावरण पैदा हुआ है इस समय देश में? बिल्कुल। पिछले 5 साल में हमने जो देखा है, एक राजनीति का समुद्र मंथन जो कहते हैं, इससे जो अभी निकला है, आप जो देखें दिल्ली में जो हुआ है, इसका ज़रूरत था, क्योंकि स्वाभाविक आम जनता को ऐसा लग रहा था कि एक दफ़ा हम नेता को चुन लिया, उसका अहंकार उसे 5 साल तक जनता से अलग कर दिया था। और कई ऐसे एग्जाम्पल से पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में, जहाँ नेता एक दफ़ा पार्लियामेंट या स्टेट में जाने के बाद, असेंबली जाने के बाद, जिन्होंने उनको चुना के दिया था, उनको बिल्कुल लापरवाही कर दिया है और उससे भ्रष्टाचार बढ़ गई, सुशासन भूल गए और आर्थिक तरक्की में बाधा आ गया है। और देखिए कितना अपना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और उससे असुरक्षितता बढ़ गई। लेकिन अक्सर जो राजनेता है वो ये कहते हैं कि जब जनता ने हमें चुन के पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में भेजा, तब उसका मकसद ये था कि हम उसके प्रतिनिधि के तौर पर उसके हित से जुड़े काम करते रहें, उसके हित से जुड़ी नीतियां बनाते रहें। हमने नीतियां बनाने का काम किया और वो जनता के पास उसका फ़ायदा इनडायरेक्ट रूप में पहुंच रहा है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम जनता के बीच 24 घंटे रहें, लेकिन हमारी नीतियों का फ़ायदा जनता को पहुँच रहा है। क्या आप इसे सही नहीं मानते हैं? देखिए, कागज़ पे अगर ये लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, सही लगता है। सवाल ये है कि असल में ये होता है कि नहीं होता है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमारी जो चुनावी नीति है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि भाई किसी को अगर चुन लिया है तो 5 साल के लिए उसे काम करने दे, वो करने देना चाहिए। लेकिन वो काम करते हैं कि नहीं, इसका अनुभव जब जनता को विपरीत आता है तो मेरे ख्याल से उसके जो रिएक्शंस है, उसके जो प्रतिसाद है, वो भी अलग से आने लगते हैं। लेकिन पलशीकर साहब, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हुई हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, पंचायती राज बनाने की बात हुई, पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई की बात हुई, कई और ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पॉलिसी लाई गई ताकि जो पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित किया जाए, जो जनता की समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए डिसेंट्रलाइज किया जाए अपने पूरे सिस्टम को। क्या उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से लोग आज इतने ज़्यादा आक्रोशित हैं? देखिए, प्रजातंत्र एक ऐसी नीति है कि जिसमें आप अगर जनता को कुछ अधिकार दें तो जनता और अधिकार मांगे, और अधिकार दें तो फिर और अधिकार मांगे, और इसके तहत प्रजातंत्र जो है वो ज़्यादा सुदृढ़ हो जाए। यही प्रजातंत्र की सुंदरता है। और मेरे ख्याल से ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया हमारे देश में पिछले 6 दशकों से चलती आ रही है। जी कमलाकर साहब, क्या ये मध्यवर्गीय फिनोमेना है? क्या जो दलित वर्ग है या जो निम्न वर्ग है वो भी इस पूरे फिनोमेना को इसी तरह से देख रहा है या उसका कुछ और विचार है? नहीं, दलित वर्ग को अभी तक जो राजनीतिक पार्टियां है वो करीबन यूज करते आ रही है या उनका कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करके वोटों के अंदर कन्वर्ट करते चले आ गए। लेकिन जो एक्चुअली वापस जो दलित वर्ग के लिए जो रियली कुछ अच्छी चीज़ जो देनी चाहिए वो अभी तक उन्होंने उस ढंग से दी ही नहीं। इसलिए अभी दलित वर्ग या कोई भी पिछला वर्ग जो हो वो अभी रास्ते पे आना या इस जो नया वातावरण हो गया है उसी के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ और भी बहुत अशिक्षित या ग्रामीण भाग के जो लोग हैं वो और भी पिछड़े हुए हैं, वो इतने अच्छे तरीके से मेट्रो सिटीज़ के अंदर से लेकिन कमलाकर साहब, शहरी मध्यवर्ग से पूछिए तो उसको लगता है कि इन नेताओं ने
इन सांसदों ने, इन विधायकों ने जो थोड़ा बहुत काम भी किया है वो सब दलित वर्ग के लिए किया है, क्योंकि उसको एक जगह वोट बैंक दिखता है। रिजर्वेशन पॉलिसी लाने की बात हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जितने भी तरह के अफर्मेटिव प्रोग्राम्स चलाने की बात हो, उनको वोटिंग के लिहाज से अपने पक्ष में करने के लिए और भी तमाम दूसरी तरह की नीतियों की बात हो, वो सब कुछ तो दलित वर्ग के लिए ही किया गया। तो दलित वर्ग क्यों सड़क पर आएगा? अगर आप आम मध्यवर्गीय इंसान से किसी से पूछे तो वो यही बताएगा। और आप कह रहे हैं कि उनके अंदर जागरूकता की कमी है। आप सही बोल रहे हैं, कागज़ के अंदर या परसेंटेज के वाइज जो दिखाया गया है वो सही दिखाया गया है, लेकिन वो सही मायने में नीचे तक चला जाता है क्या, नीचे तक होता है क्या उसका फ़ायदा, वो भी चीज़ देखनी चाहिए। तो आपको लगता है कि व्यवहारिकता में उन तमाम पॉलिसीज़ का फ़ायदा नीचे तक नहीं हो रहा है? वैसा दिखता होगा तो कुछ उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ कि कौन सी भी ऐसी नेशनलाइज बैंक लो, कोई भी ऐसी कोऑपरेटिव बैंक्स लो कि जिसके अंदर कोई दलित आदमी जो बैंक के अंदर बैठा हुआ है और फाइनेंस के ऊपर जो राजनीति चलती है, फाइनेंस के ऊपर जो इंडस्ट्री चलती है वो चलाता है, लेकिन ऐसा कभी भी दिखने को नहीं दिख रहा है। तो ये उसकी हालत है जी। तो क्योंकि आप उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो व्यापार के लिहाज से या कारोबार के लिहाज से अपने लिए मुफीद माहौल चाहती है, उसको शायद अभी भी मुफीद माहौल नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए आप समझ रहे हैं कि शायद सरकार चाहे जितनी भी पॉलिसी बनाए लेकिन व्यवहारिकता में उसका उतना फ़ायदा आप भी नहीं उठा पा रहे हैं। और आम लोग जो हैं, जो आम मध्यवर्गीय लोग हैं, जो ये मानते हैं कि दरअसल सरकार 5 साल के लिए चुन के आती है और इसके बाद विमुख हो जाती है, लापरवाह हो जाती है, वो भी इससे असंतुष्ट है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे पूना में कंस्ट्रक्शंस का बहुत बड़ा काम होता है, उसके अंदर का जो बिल्डर है, जो एसोसिएशन जो है, एसोसिएट मेंबर जो है, वो कौन है, वो देखने के बाद उधर का फ्लैट लिया जाता है, या फ्लैट लेने के बाद वो फ्लैट किसको और दूसरा मेरा पड़ोसी कौन आने वाला है उस हिसाब से वो फ्लैट्स की बिक्री होती है। तो वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं होगा तो उस तरीके से इंडस्ट्री में बदलाव भी नहीं आ जाएगा। न सिर्फ ये एक कारोबारी सवाल है बल्कि ये एक सामाजिक सवाल भी है। इन सामाजिक सवालों को लेकर आम आदमी के मन में क्या बातें हैं और जो नए सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं उसमें सामाजिक सवालों को हल करने के लिए भी उस तरह की जागरूकता और सतर्कता है कि नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ सुधींद्र कुलकर्णी जी जुड़े हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनके कॉलम आप हर तरह के अखबारों में पढ़ते रहे होंगे। बहुत स्वागत है आपका कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी हाल के दिनों में बढ़ी है, लेकिन जनता की भागीदारी जिस तरह से बढ़ रही है उस सक्रियता को एक कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो चुनी हुई सरकारें हैं वो, जिसके बारे में आम जनता को ये शिकायत होती है कि वो 5 साल बाद फिर जनता के संपर्क में आती हैं, तो जनता की जो सार्वजनिक भागीदारी है, मतलब शासन में जो सार्वजनिक सक्रियता है जनता की, उसको किस रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की भावना यही है कि शासन में जनता की सक्रियता लगातार बनी रहे, लेकिन इस सक्रियता को सुनिश्चित कैसे किया जाए और उसका तरीका क्या होना चाहिए, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। आपकी बात सही है। लोकतंत्र केवल लोक प्रतिनिधियों का तंत्र नहीं बनकर नहीं रहना चाहिए। वह सही मायने में जनता की सत्ता, जनता का शासन होना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में जो जनता की भागीदारी राजनीति में बढ़ी है, यह एक बहुत ही स्वागत योग्य एक डेवलपमेंट है। लेकिन इसे हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। मैं इस चर्चा को इसीलिए आज कर रही हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं। दरअसल लोकतंत्र में भागीदारी का मतलब ये है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और साथ ही साथ अपने फर्ज को भी समझे। आज की जो जनता है लोकतांत्रिक प्रणाली में, उसकी अधिकारों के प्रति जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन क्या वो अपने फर्ज को समझ पा रही है? बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं रहता हूं बम्बई में।
बम्बई की जो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो बहुत पुरानी है। यहाँ एक लोकतंत्र की एक लंबी एक परंपरा रही है, लेकिन विभिन्न विषयों पर जो कॉरपोरेशन का कामकाज होता है उसमें जनता भाग लेना चाहती है, लेकिन दरवाजे बंद है। वो एजुकेशन हो, एजुकेशन का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी एक नौकरशाही है। पब्लिक हेल्थ है, एक नौकरशाही है। बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, उनकी एक नौकरशाही है। ये बम्बई में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, हु वांट टू कंट्रीब्यूट टू बेटर अर्बन प्लानिंग, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद है। बहुत अच्छे शिक्षा में जिनका अनुभव है, जिनका काम है, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पब्लिक एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, म्युनिसिपल स्कूल एजुकेशन अच्छा करें, लेकिन उनके लिए स्थान नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए कुछ बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस रिफॉर्म्स आनी चाहिए। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो स्कूल और म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स को बेहतर करने की बात कही, अविनाश जी, आम तौर पे आप अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में चले जाएं, कोई सरकारी स्कूल गांव देहात में जो हैं उनमें चले जाएं, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि पहले तो वो 7-8 घंटे की जो उनका फिक्स टाइम है, उस टाइम तक पूरे टीचर्स पढ़ाते ही नहीं हैं। एक स्कूल एक टीचर के भरोसे में चल रहा है। जो टीचर है वो भी अपने घर से आराम से आता है और चला जाता है। मतलब जो जनता की भागीदारी है, स्कूल टीचर इस लोकतंत्र में एक जागरूक इंसान है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से अपनी भागीदारी उस जनतंत्र को आगे बढ़ाने में, उस जनतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में और आगे बढ़ाने में ठीक भूमिका निभा पा रहा है? हमने सिर्फ स्कूल टीचर का नाम लिया, लेकिन ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो मैंने सवाल यही पूछा था कि जन भागीदारी के दो तरह की बात होती है, एक अधिकार की, दूसरी फर्ज की। अधिकार हम हासिल करने के लिए सतर्क हैं, जागरूक हैं, लेकिन क्या हम अपने फर्ज को उतनी ही तत्परता से निभा पा रहे हैं? इस जो सवाल है, इस बारे में बहुत चर्चा हमारे संसदों में, संसदीय कामों में भी हुई है। और मुझे लगता है कि जे.एस. वर्मा कमेटी ने जो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, जिसमें हमारे फ़र्ज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट की जाए और उसके लिए क्या तरीके की मॉडस ऑपरेंडी हमें लानी चाहिए, प्रशासकीय व्यवस्था किस तरीके से लानी चाहिए, सामाजिक प्रबोधन का काम किस तरीके से करना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छी गाइडलाइंस भी दी हुई। और वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। हमारे जैसे लोग मांग करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस के राइट्स की जिस तरह से अवेयरनेस लोगों को है, उस तरीके से फ़र्ज़ों के बारे में ये अवेयरनेस आने के लिए, और उन्होंने उसके लिए एक्टिव पार्ट लेने के लिए वो कमेटी का जो रिपोर्ट है वो इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए। और उसके लिए तो आप ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ के बारे में भी अगर जागरूकता बढ़ानी है तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। क्यों पलशीकर साहब, अगर जनता को उसके फ़र्ज़ की याद दिलानी है तो भी सरकार ही दिलाए? क्षमा कीजिए, मुझे लगता है कि भारतीय नागरिक जो है, उनको जो अधिकार मिले हैं वो फर्ज पे कंडीशनल नहीं है, वो अनकंडीशनल है। और जो लोग अधिकार और कर्तव्य एक साथ जोड़ देते हैं, मुझे अक्सर डर लगता है कि ये आगे कहने वाले हैं कि आप अगर कर्तव्य ना करें तो आपको अधिकार भी ना मिले। मुझे लगता है हमारा संविधान ये नहीं कहता है। हमारे संविधान में शासन को काफ़ी अधिकार दिए हैं, जिनके तहत अगर मैं मेरा नागरिक फर्ज नहीं निभा रहा हूँ तो मुझे दंड हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग जब तक अपना फर्ज ना निभाए तब तक उनको अधिकार ना दिए जाए। ये संविधान के खिलाफ है मेरे ख्याल से। और चर्चा हम जो कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा मेरे ख्याल से डाइवर्ट हो जाता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग देश में न्याय व्यवस्था के लिए, बल्कि हमें कहना चाहिए कि आप क्योंकि आर्मी से जुड़े रहे हैं और आर्मी अपने अनुशासन, अपने काम काज करने के तरीके हैं, उसको लेके बहुत जानी जाती रही है। लेकिन क्या हमारे देश में जो सिविल सोसाइटी है, क्या उस अनुशासन को मानती है जो एक जागरूक और समाज में, सतर्क समाज में होना चाहिए? मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, सिविल सोसाइटी में अनुशासन का कोई ही इतना लापरवाही है, आप जानते हैं। ट्रैफिक ले लो या कोई अधिकार या कोई शासन
सिविल सोसाइटी कितना अपने दिल से मानता है और उसको संभालता है, नहीं है। जो एक डिसिप्लिन्ड आर्म फोर्सेस या वर्दिया इसमें चलाते हैं अनुशासन, वो सिविल सोसाइटी में अभी नहीं है। और हर एक के लिए आंदोलन, तोड़फोड़, हिंसा किसी का ले लो, अगर लोग अपना डिमांड्स रखेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार का भी अभी थ्रेशोल्ड कम हो गया है, और अपना इन डिमांड्स नहीं माने, तोड़फोड़ शुरू, वायलेंस शुरू, बस जलाना, ट्रेन जलाना, हर एक चीज़। अभी आप देखा है कई शासक लोगों ने टोल मांगा तो टोल गेट को तोड़ देते हैं। ये जो प्रवृत्ति है ये देश के लिए बहुत धोखादायक है, और इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, नेता, अधिकारी और नागरिक। कुलकर्णी जी, बात आपसे शुरू हुई थी, फिर आप पे मैं ले आ रही हूँ। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो सेना के अनुशासित लोग हैं वो ये मानते हैं कि सिविल सोसाइटी उस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिविल सोसाइटी में लोग नहीं हैं जो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं। अब सवाल है कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि एक उदाहरण ये है जहाँ पर संवैधानिक रूप से ये कोई बाध्यता नहीं है कि जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है उसको अधिकार से वंचित किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली का उदाहरण सामने है, या और भी दूसरी जगहों पर ये उदाहरण देखे जा सकते हैं कि जहाँ पर जनता की भागीदारी बढ़ी, वहाँ पर जनता क्या अस्पतालों में जाके, स्कूलों में जाके या दूसरी जगहों पे जाके डंडे से ये बात करेगी कि क्या आप अपने स्कूल में पढ़ाएं कैसे, या आप मरीज़ का इलाज कैसे करें, या कोई और चीज़ जो उसके हक से जुड़ी हुई है वो कैसे करें। ये दोनों में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। कि मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी हो या राजनीति हो, इसमें जो नेता हैं उनका सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि वो पूरे समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत करे, एक आदर्श प्रस्तुत करे, जो आज नहीं हो रहा है। जब लोग पार्लियामेंट में बहस देखते हैं और शोर शराबा देखते हैं तो आम आदमी क्या सोचेगा? यानी वहां यदि अनुशासन नहीं है, वहां यदि कर्तव्य पालन नहीं है, तो आम आदमी सोचेगा कि मैं भी ये कर सकता हूं। तो आज यानी आम जनता जो है वो अनुशासित होने के लिए तैयार है और अनुशासित हो सकते हैं। कुछ कानून तोड़ने वाले कुछ तत्व होंगे, लेकिन बदलाव लाना है ये ऊपर से लाना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है, जो समाज में श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ लोगों का आचरण वो पूरे समाज पर प्रभाव डालता है जी। तो आज आवश्यकता है कि जो राजनीति में, अधिकारी वर्ग में और सिविल सोसाइटी में भी, जो अभी ट्रेड यूनियन की बात है, ट्रेड यूनियन तो कोई इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एज सच, बट इट इज पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी में भी जो नेता है, नेतृत्व स्थान पर बैठे हुए हैं जी, जिम्मेदारी से आचरण उनकी आवश्यकता है जी। आप जो कह रहे हैं कि अगर श्रेष्ठ लोग जो उस जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो अगर अपनी तरफ से आदर्श प्रस्तुत करें तो जनता इस तरह के अपने जो जिसको हम फर्ज कह रहे हैं या जिम्मेदारी कह रहे हैं उसको निभाने के लिए तैयार है। यहाँ पर जनता है, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? ये क्या जनता वाकई अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार है? जो उसके अधिकार हैं वो तो निभा पा रही है। वो जनता तो अपने रूल बोलते हैं, ड्यूटीज़ होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और राइट्स होती है। तो राइट्स तो हम बहुत चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भागते रहते हैं। अभी जैसे मेरा प्रश्न पलशीकर सर से है। सर, हम जो ये जायज़ गुस्सा देख रहे हैं राजनेताओं के प्रति या राजनीति के प्रति, बट लोग और मीडिया ये क्यों नहीं सोचती कि जो कार्यक्रम, जो राजनीति, जो पॉलिसीज़ लाती है वो नीचे तक क्यों नहीं आ पा रही है? अगर आप एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो उड़ीसा में जो पॉस्को का जो प्लांट आने वाला था, जो 50,000 करोड़ की लागत लेके एक एम्प्लॉयमेंट लाने वाला था, वो रोका गया क्योंकि कुछ सिविल सोसाइटी के लोग चाहते थे कि वहाँ एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, और वो क्लियरेंस करते करते आज 6 साल निकल गए। तो इसमें राजनेता क्या करेगा कि अगर सिविल सोसाइटी नहीं चाहती कि वहाँ डेवलपमेंट ना आए? जी, मुझे नहीं पता कि ये सिविल सोसाइटी क्या होती है और उसकी वजह से ये हुआ है। उड़ीसा में समझो सिविल सोसाइटी क्या इतनी बलवान है कि उसकी वजह से वहाँ प्रोजेक्ट नहीं आ पाया, या कि इसका राजनीति से कुछ लेना देना है? मुझे लगता है कि ये राजनीति की बात है। दूसरी बात मैं कहूँ आपसे कि प्रजातंत्र में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है।
प्रजातंत्र कोई ऐसी शासन प्रणाली नहीं है कि जिसमें आज कोई राजा आज कहे कि भाई ये करना है और कल वो हो जाए। प्रजातंत्र में कुछ प्रोसेसेस होती है, और मेरा जो झगड़ा फर्ज के बारे में चल रहा था वो इसी बारे में चल रहा है कि प्रजातंत्र इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। और इस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके अगर 5 इंस्टीट्यूशंस है तो उनको जो कुछ प्रोसेस करने के लिए समय है वो देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये 5 साल लगे ये अच्छे है या नहीं मुझे पता नहीं, आपको भी शायद लगता है ये बुरा हुआ। 5 साल शायद नहीं लगने चाहिए, लेकिन विचार विमर्श होना चाहिए, जो प्रोसेसेस है वो होनी चाहिए। और उन प्रोसेसेस के लिए अगर 1 साल लगता है तो लगना चाहिए, नहीं तो हम प्रजातंत्र को बाईपास कर देंगे। तो मैं नहीं समझता ये प्रजातंत्र की कमी है। प्रजातंत्र की कमियां और अलग है, लेकिन उनमें हम बाद में आ सकते हैं। जी, तो प्रजातंत्र की खूबियां क्या हैं और प्रजातंत्र की कमियां क्या हैं, और उसमें जनता की भागीदारी को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बारे में चर्चा करेंगे कि 2 चुनावों के बीच की अवधि में जो जनता की सक्रियता है उसका पैमाना क्या हो, या उसका पैमाना नए सिरे से तय करने की ज़रूरत है। सक्रिय राजनीति में जो जनता की भूमिका है वो कैसे सुनिश्चित की जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि 2 चुनावों के बीच में जनता की सक्रिय राजनीतिक भूमिका क्या होनी चाहिए। कुलकर्णी साहब, फिर वही सवाल है कि एक तरफ उदाहरण है कि आप चुनाव जीत के आते हैं और चुनाव जीतने के 10 दिन बाद ही फिर से आप जनता के बीच चले जाते हैं कि हम सरकार बनाएं या ना बनाएं। क्या इस तरह की प्रक्रिया हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़रूरी है, और इसको किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए? नहीं, जहाँ तक आपने दिल्ली के संदर्भ में सवाल पूछा तो मैं समझता हूँ कि समय आया है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट को एक इंस्टीट्यूशनल स्टेटस देने की, क्योंकि दिल्ली में किसी को भी बहुमत नहीं मिला और सबसे ज़्यादा जिनको मिला उन्हें सरकार बनाने का एक मौका मिलना चाहिए था। वो यदि उन्होंने इनकार कर दिया, अब दूसरे ने कर दिया। अब समझिए कि उन्हें मेजॉरिटी प्रूव करते समय दूसरों का सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर से चुनाव आता। तो यह जो प्रक्रिया है ये जनता के लिए अच्छी बात नहीं है, और दिल्ली प्रदेश या देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जब खंडित एक जनादेश मिलता है तो कुछ विथ सम प्रोविजंस, विथ सम कंडीशंस माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल सके। जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव जी का सरकार, वो पहले 3 साल तक वो माइनॉरिटी चली, किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया। अब समझिए कि आगे चलकर पूरे देश में ऐसी एक नौबत आ जाए कि देयर इज अ फ्रैगमेंटेड मैंडेट और कोई भी पार्टी या कोई भी कोलिशन वो सरकार बना नहीं पाएगी, तो क्या फिर से लोकसभा का चुनाव होना चाहिए? यानी ये जो 60 साल पहले हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये प्रश्न नहीं थे, आज ये हमारे सामने प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर गंभीरता से एक बहस होने की आवश्यकता है। इस पर तो गंभीरता से बहस होने की ज़रूरत है ही, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि अगर मान लीजिए माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की स्थिति है, तो उस स्थिति में आप किसी से आज की व्यवस्था में आप किसी दल से समर्थन लेते हैं, लेकिन आप उस दल से समर्थन लें कि ना लें, आप चुनाव के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद क्या जनता में जाकर बार बार उससे पूछेंगे? क्या जनता की राय से आप कानून बनाएंगे? क्या जनता की राय से आप हर एक काम के लिए अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो ये ठीक है कि जनता का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जनता का इन्वॉल्वमेंट किस हद तक ज़रूरी है हमारी संवैधानिक प्रक्रियाओं में, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? ये जो कुछ केवल लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ लोग इस प्रकार का काम कर सकते हैं, या कुछ लोग सही मायने में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जनता की राय लेने के लिए कुछ नई बातें, कुछ इनोवेटिव वेज, और मैं समझता हूं कि आज इस प्रकार के नई प्रक्रियाओं को हमारे लोकतंत्र में लाने का
एक समय आया है और यह हो भी सकता है, यू नो, मोर एंड मोर ऑफ अ रेफरेंडम बेस्ड डेमोक्रेसी। आज हमारे पास इंटरनेट है, हाँ, आज देश में लगभग 100 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन है। तो कैन वी नॉट मेक डिसीजन मेकिंग at least to some extent, more and more participative? आप ये कह रहे हैं कि ये एक इनोवेटिव तरीका है और हमें रेफरेंडम बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आप भी इससे सहमत हैं कि क्या हमें रेफरेंडम बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और यही एक इनोवेटिव तरीका है हमारी लोकतांत्रिक, कुछ विषयों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए, भले ही वो कुछ विषयों पे हो, चुनिंदा विषयों पे हो? देखिए, होता यह है कि हमने चुनावी राजनीति मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, स्वीकृत की है। उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जिसको हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो हमारा दूत नहीं है, डेलीगेट नहीं है। डेप्यूटी और रिप्रेजेंटेटिव इसमें फ़र्क रहता है। हम इसको डेप्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए चूँकि हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं, इसलिए हर बार रेफरेंडम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, उसमें अगर रेफरेंडम करे तो जिनकी आवाज़ ज़्यादा है उनकी ही आवाज़ सुनाई देगी। डेमोक्रेसी जो है वन मैन वन वोट वाली, उसकी ब्यूटी ये है, सुंदरता ये है कि सब लोगों के लिए एक ही आवाज़ में बात करने की सुविधा है। अगर आप रेफरेंडम करें तो मेरी आवाज़, मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे हिंदी आती है, मैं ज़्यादा बात करूँगा, मेरी आवाज़ सुनाई देगी, और जो निचले तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ कम सुनाई देगी। इसलिए मुझे लगता है संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसका जो पहला मुद्दा है कि लोग इक्वल रहेंगे, उसको बाधा पहुंचने की शंका मुझे लगती है। इसलिए मुझे ये रेफरेंडम वाली जो बात है जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत रोमांटिक है, लेकिन डर लगता है। जी, आपको भी क्या डर लगता है? क्योंकि अगर रेफरेंडम बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू होगी तब तो खाप पंचायतों की आवाज़ तेज हो जाएगी। तो खाप पंचायतों के हिसाब से क्या हमारे समाज में होना चाहिए? बाल विवाह करने वालों की आवाज़ भी हो सकता है तेज हो जाए। कल को ये भी हो सकता है कि प्रेम विवाह पर पाबंदी लगाने वालों की आवाज़ तेज हो जाए। ये आपके यहाँ अभी महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की इस इतने बड़े आंदोलन के बाद एक काला जादू को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, बिल पास हुआ है। तो इस तरह की चीज, और काला जादू को हो सकता है मानने वाले बहुत सारे लोग हों जो कहें कि इस कानून की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बहुसंख्यक की आवाज़ पर रेफरेंडम कराया जाए तो हो सकता है कि हमारे देश की पॉलिसीज दूसरे तरह की हो जाए। तो क्या हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है? सोशल रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए, उसके लिए जो पलशीकर सर ने जिस तरह कहा कि रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी चला रहे हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनने के वक्त ही आम आदमी ने, वोटर्स ने सोचना चाहिए कि हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आम आदमी का मतलब बताइए। या आम आदमी यानी भारतीय जनता जो वोटर्स है आज, तो उसको ये अधिकार दिया है संविधान ने कि उसको निर्णय लेने का समय उसके पास है, चॉइस है। तो वो किसे रिप्रेजेंट करना चाहता है, उस समय वो अगर अपनी सोच के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकेगा, वो आज नहीं कर पाता है। वोट देने में जो प्रेशर है आज, जाति का, धर्म का है, बाकी भी जो प्रेशर, पैसे का इस्तेमाल बहुत हद तक किया जाता है और बल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके वजह से वो खुली अपने इच्छा से वहाँ रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकता। इसके बारे में भी बहुत अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। मेरा तो कहना है कि 60 सालों में हमारी सत्ताधारी लोगों ने, राज्यकर्ताओं ने लोकशाही का जो सच मायने में अर्थ है और उसकी जो जीवन धारणा है होनी चाहिए, उसके बारे में, और प्रशासकीय यंत्रणा और जो 5 हमारे खंबे हैं यंत्रणा चलाने के, उसके बारे में कुछ भी अवेयरनेस करने की जिम्मेदारी निभाई नहीं है। तो आज आप अचानक से लोगों को रिप्रेजेंट इस तरीके से एफर्मेट करने के लिए जो पूछ रहे हैं, वो धोखादायक हो सकता है अपने डेमोक्रेसी के लिए। तो जरूरत यह है कि पहले लोगों को जागरूक किया जाए और जागरूकता के बाद अगर रेफरेंडम पॉलिटिक्स में जाना है तो जाए की जरूरत है इस बारे में। लेकिन रेफरेंडम पॉलिटिक्स में बीच में एक सवाल ये भी आया है, जिस राजनीति को लेके आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, उस राजनीति का ये भी मानना है कि आसवा जैसी चीजों को लगाने की जरूरत क्या है कश्मीर में। देखिए, तो क्या ये भी रेफरेंडम से तय होना चाहिए? क्या आप लोग इसके समर्थक हैं? रेफरेंडम पॉलिटिक्स लोकप्रियता के लिए या अच्छी पॉलिटिक्स के लिए लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बट फ्रॉम गवर्नेंस,
from development and from security, it is dangerous. लोगों ने आपको मत देकर चुनाया है। क्यों चुना है? आप उनका लीडर बन के सुशासन चले और उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षण, काम इसका सुविधा दे। हर एक के लिए आप जाके पूछते गए तो फिर आपको चुनने का फ़ायदा क्या है? और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। समझो पुणे शहर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आया और यहाँ के एसपी थोड़ा डंडा चलाया। अगर उसके बरखिलाफ कोई रिप्रेजेंटेशन आ गए, अगर यहाँ के नेता जनता के पास वो एसपी आपको चाहिए या नहीं चाहिए ऐसा रेफरेंस शुरू कर दिया, अनार्की हो जाएगी देश में। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। लोकप्रियता इज ओके बट अप टू ए लक्ष्मण रेखा। लेकिन सुधींद्र जी, जब आपने रेफरेंडम पॉलिटिक्स की बात की थी तो आपके दिमाग में वो कौन सी लिमिट्स थी? आपने कहा कि कुछ लिमिट्स के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, हाँ, आज भी 73rd अमेंडमेंट के तहत जो ग्राम पंचायत में सत्ता के विकेंद्रीकरण, हाँ। सत्ता के विकेंद्रीकरण, इस प्रिंसिपल के आधार पर कहा जाता है कि ग्राम सभा बैठनी चाहिए और पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कई सारे मुद्दों को ग्राम सभा के सामने रखना चाहिए। ये तो रेफरेंडम है, यानी उस गांव के लिए इट्स ए रेफरेंडम बेस्ड डेमोक्रेसी जी। उसके अलावा जन सुनवाई होती है, सोशल ऑडिट होता है, आरटीआई है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां आज आम वोटर का आज हक क्या है? 5 साल में एक बार वोट देना। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि है, क्या जनता से कुछ किसी भी मामले में जनता का राय लेता है? तो ये क्या डेमोक्रेसी है? तो क्यों ना हम कुछ ऐसे नए प्रयोग शुरू करें जहां अब आम आदमी पार्टी का एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि शहरों में एरिया सभा हो। आज बंबई जैसे शहर में वार्ड भी देखे, अ वार्ड इज अ मच बिगर कॉन्स्टिट्यूएंसी देन एन एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन मेनी स्टेट्स। तो नेबरहुड काउंसिल हो ताकि वहां जो लोग हैं वो सब कई इश्यूज रिलेटेड टू दैट नेबरहुड, तो वहाँ वो लोग रेफरेंडम से। लेकिन आपने अभी पंचायती राज व्यवस्था की बात की, क्या इसे आप सत्ता का विकेंद्रीकरण या इसे आप जनता की भागीदारी या उसका रेफरेंडम नहीं मानते हैं? क्या ये सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि एक नई व्यवस्था है? नहीं, देखिए, ये आज संविधान में कुछ प्रावधान है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं और शहरों में तो बिल्कुल नहीं है। शहरों में आज आम आदमी यानी नागरिक और शासन व्यवस्था, इनमें दूरी बढ़ती जा रही है। इसे कम कैसे करें? हम कैसे टेक्नोलॉजी को उपयोग करें? हाउ कैन वी सीक पीपल्स ओपिनियन? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी मामलों में आप रेफरेंडम लीजिए, कुछ मामलों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे अराजकता बढ़ सकती है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वो जनता से राय ले। ज़रूर कर्तव्य होता है। और जब भी कभी पॉलिसी बनाई जाती है, आप लोग विशेषज्ञ हैं, मुझे अंदाज़ा है कि जब भी पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी पे जनता की राय के मांगी जाती है। अब वो जनता उस पॉलिसी के बारे में कितना जान पाती है, कितनी राय वहाँ तक पहुँचा पाती है और कितना पारदर्शी है वो तरीका, उस पर हम सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे के भी बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आपने कहा कि जनता की राय कुछ मुद्दों पे लेनी चाहिए, लेकिन सरकार ये कहती है कि जनता की राय के लिए जब भी हम किसी एक्ट को ले आते हैं, जब भी हम किसी पॉलिसी को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, हमने जनता से राय के लिए एक प्रोसेस रख रखा है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि जनता उसमें कितना भागीदारी चाहती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जनता को क्या पता चलता है, क्या जागरूक है वो इस मामले को लेकर कि वो अपनी राय जाहिर कर सके। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और इसके बाद सीधे जनता से ही जानेंगे कि दरअसल वो अपने राजनीतिज्ञों से क्या चाहते हैं। और यहाँ पे जो बैठे विशेषज्ञ हैं उनकी बातों को सुनकर उन्होंने अपनी लोकशाही के बारे में अपनी जो धारणा रखी है वो क्या कुछ बदली है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो
आज हम बात कर रहे हैं कि शासन में जन हस्तक्षेप को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कानून बनाने से पहले क्या विधेयकों पर सार्वजनिक चर्चा जरूरी है, और अगर जरूरी है तो इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए। क्या इसके लिए भी कोई नया कानून बनाए जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे संगठनों की तरफ से इस तरह की भी मांग उठती रही है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले यहाँ पर जो जनता है, पुणे की अलग अलग संस्थाओं में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, राजनीति के जागरूक स्टूडेंट हैं, उनसे सीधे सवाल करते हैं। जी जनरल साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम 1947 टू AK-47 एंड देन टू अ मास मूवमेंट। व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट अगर एजुकेटेड मास मूवमेंट, एजुकेटेड स्टूडेंट्स मास मूवमेंट में आते हैं और AK-47 नहीं उठाते हैं? अगर उनकी मांगों को जो पॉलिटिशियंस है पूरा नहीं कर पाते, अगर सड़कों में आ जाते हैं अपनी डिमांड्स को रखने के लिए, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, सड़कों में आने के लिए कोई गलती नहीं है, लेकिन व्हाट यू आस्क्ड अबाउट AK-47 इज नॉट द थिंग। यू सी, you are talking about the youth. Youth must come and demand their rights as well as their responsibilities from the elected leaders. You got a right, but you should not cross the line of, don't take law into your own hands. जी, There are institutions. वो institution के माध्यम से आप नेता के साथ अपना संपर्क रखें, and there is a way of doing it, and don't resort to violence. आजकल हमारे समाज में वायलेंस इतना लेवल पर, हर एक चीज़ अगर आपके मांग नहीं हुए तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। इट इज़ नॉट गुड फॉर दिस सोसाइटी। भगत सिंह यही कहते थे कि जब अपनी आवाज़ सरकार सुन न सके तो उनको धमाके की ज़रूरत पड़ती है सरकार सुनने के लिए। तो वो क्या गलत है जो यूथ वो धमाके का यूज़ करते हैं? तो कुलकर्णी साहब, असल में यूथ बहुत आक्रोशित है और वो इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आज का युवा वर्ग वो आक्रोशित है। इसके दो कारण हैं। एक तो शासन व्यवस्था वह डिसफंक्शनल होती जा रही है, यानी अपना काम वो सही ढंग से कर नहीं रही है, और लोग देखते हैं, आज लोग जागरूक हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अन्य जो दुराचार हैं, इसे देखकर युवाओं को लगता है कि इसे कैसे बदले, और इस प्रकार से एक प्रकार आक्रोश जो है, मैं समझता हूं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है जी। लेकिन इसके साथ साथ युवाओं को भी ये समझना चाहिए कि जो आंदोलन है वह अहिंसात्मक रहे। अहिंसा में बड़ी शक्ति है, जो महात्मा गांधी ने सिखाया है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो हिंसा से परिवर्तन आया और वो सही परिवर्तन आया। ये कहीं भी उदाहरण नहीं है। तो यानी भारत का एक बहुत बड़ा एक जो विरासत है, वह निषेध करो, एजिटेट करो, संघर्ष करो, लेकिन सही रास्ते से करो जी, सही परिणाम आएंगे। जी, असल में ये जो आक्रोश है पलशीकर साहब, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन उसका तरीका क्या हो। हम आज चर्चा भी इसी को लेके कर रहे हैं कि आक्रोश सही है, जनता का गुस्सा सही है, एक राजनीति से विमुखता भी जो जनता की हुई थी वो भी सही था, और उसकी वजह से जो जनता सड़कों पर आई, अब जनता की भागीदारी राजनीति में बढ़ रही है, वो भी सही है अपनी जगह। लेकिन उस आक्रोश को कैसे एक कंस्ट्रक्टिव वे में ढाला जाए। एक तो ये बात है कि हमारी राजनीतिक दल जिस तरीके से काम करते हैं उससे लोग ज़्यादा नाराज़ हैं। ये जो बात चल रही है नॉन रिस्पॉन्सिवनेस की, आक्रोश की, वो किस लिए चल रही है? इसलिए नंबर एक कि राजनीतिक दल जैसे एक बंद किले जैसे काम कर रहे हैं, उसमें बाहर से कोई जा नहीं पाता है। और दूसरा उसमें जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि शासन लोगों के प्रति कौन सा भी रिस्पॉन्स दे नहीं रही है। तो एक तरफ गवर्नेंस और दूसरी तरफ अपनी पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह के तरीके से चलती है वो, ये मेरे ख्याल से दो अहम सवाल डेमोक्रेसी के बारे में है। बाकी तो चीज़ें हैं वो तो रहेगी, और ये जो सवाल आपने उठाया अहिंसा और हिंसा के बारे में, वो बिल्कुल मायने रखता है। लेकिन आम तौर पे, मोटे तौर पे मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शनिंग और गवर्नेंस के इश्यूज़, ये दोनों कमियां हमारी डेमोक्रेसी में जो है वो एड्रेस करना चाहिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन इसी उस पर है। मेरा सवाल ऐसा है, और ये रिलेट करता है उत्तर प्रदेश से, जो अभी मुजफ्फरनगर शामली में राइट्स हुए थे उससे है।
पॉलिटिकल पार्टीज़ का ब्लेम गेम चल रहा था, उनका सब कुछ उनका पॉलिटिकल प्ले चल रहा था। इस उसमें जो जनता का मास वेलफेयर होना चाहिए वो कुछ पीछे रह गया था। तो इसमें पहला मेरा प्रश्न यही है कि उनका आक्रोश क्यों ना निकले, और अगर आक्रोश निकलता भी है तो वो फेज़ आउट हो गया है। अभी जो टाइम था वो फेज़ आउट हो गया है, और फिर भी अभी भी जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है उसके लिए। दूसरी चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी में उनको पावर लेने के लिए उन्होंने जनता का एक खिलौने के जैसे उनको यूज़ किया है। तो कहाँ है हमारी डेमोक्रेसी? जी, दो इसमें महत्वपूर्ण बात है अविनाश जी। एक तो ये कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनीतिक दल या सरकारें कितने देर तक उसको डिले करती हैं, लटकाती रहती हैं कि जनता का जो सीमा है वो एकदम खत्म हो जाता है, यानी उसके धैर्य की सीमा खत्म हो जाती है। और दूसरी बात ये कि वो संवेदनशीलता क्यों नहीं है राजनीतिक दल? हमारा महाराष्ट्र में भी अनुभव यही रहा है कि जो ब्लैक मैजिक के खिलाफ कानून की मांग हमने 1995 से कर रहे हैं और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस चल रही थी, 18 सालों में वो कानून पारित नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर होने के बाद जो सेंसेशन तैयार हुआ महाराष्ट्र, उसके दबाव से फिर उसका ऑर्डिनेंस पास हुआ और पिछले नागपुर सेशन वो कानून पारित हुआ। तो इतने दिन और एक हमारे सामाजिक नेतृत्व करने वाले की हत्या होने के बाद सरकार को वो करने के लिए सुबुद्धि मिली, ये हमारे लिए दुख की बात है। इसी तरीके से अलग अलग सामाजिक प्रश्नों के सवाल जो है उसको हल करने के लिए जो मांगे हो रही है उसके बारे में लोकल और एडमिनिस्ट्रेशन से स्टेट और नेशनल लेवल तक का एडमिनिस्ट्रेशन संवेदनशील नहीं है। जी, एक बात ये सही है अविनाश जी, लेकिन इसी के साथ मैं आपसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बार बार कानून की बात लेके आ रहे हैं। देश में ऐसे सैकड़ों कानून हैं और सबसे ज्यादा जिस कानून का उल्लंघन होता है वो दहेज प्रथा के खिलाफ कानून जो है उसका होता है। हमारे समाज के लोग खुद, चाहे वो अपर कास्ट के हों, मिडिल क्लास के हों, लोअर क्लास के हों, जिस भी क्लास के हों, जिस भी कास्ट के हों, हर जगह अपने अपने लेवल पे दहेज है। उसको खत्म करने के लिए अपने समाज के अंदर से कोई जागरूकता क्यों नहीं आ रही है? अगर ये जागरूकता एक इस मसले पर भी आ जाए तो बहुत हद तक समाज का करैक्टर बदल जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं आ रहा है समाज का ध्यान? नहीं, ऐसे कुछ सवाल है जो हल होने के लिए जो जिम्मेदारियां लेनी चाहिए समाज में भी कुछ घटकों ने वो नहीं ली जा रही है। जैसे दहेज के प्रथा के खिलाफ कानून है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिस महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है उनकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं तो पुरुषों की भी इसकी जिम्मेदारी है कि ये होना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे जैसे लोग कहते हैं कि महिलाओं की कि दहेज मांगने वाले पति को नकारना चाहिए या फिर एडिक्शन वाले पति को नकारना चाहिए। इस तरीके का धैर्य महिलाओं में, युवतियों में आने की जरूरत कहना चाहिए इसको। जी, आप कुछ सवाल करना चाहती हैं? सर, मेरा सवाल आपसे है कि आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो यूथ को, दे आर नॉट रियली एक्सेप्टिंग द यूथ, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज नहीं है। तो इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में एक जनरेशनल चेंज आ रहा है। लगभग सभी पार्टियों में एक युवा नेतृत्व उभर कर आ रहा है और ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे पलशीकर जी ने कहा, ये युवा जो हैं वो एक बहुत ही छोटे एक राजनीतिक तबके से उभर कर आ रहे हैं। जो बहुत बड़ा समाज है, बृहद समाज, उनके लिए राजनीति और राजनीतिक पार्टियों के जो दरवाजे हैं वो अभी भी बंद है। द एंट्री लेवल for the common people to enter politics and emerge as leaders, that entry level is very very high। तो इसलिए युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि राजनीति में वो यंगेस्ट सीएम अखिलेश यादव के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी एज भी इतनी नहीं है। इफ उस सेंस में अगर हम लोग बात देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, केवल वो यंग है इसलिए वो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री होता है, ये भी सही नहीं है। हाँ। बात यह है कि हमारी राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम में
बहुत बड़ा बदलाव आने की आवश्यकता है। जी कमलाकर साहब, माफ़ कीजिएगा आपका नंबर बहुत देर से आया, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे ज़रूर मैं करना चाहूँगी कि एक तरफ है वो आम आदमी जो अपने आप को मानता है, लेकिन दूसरी तरफ दलित समाज कभी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उन वर्गीय आम आदमी से थोड़ा अलग हटकर सोचता, देखता और समझता है चीज़ों को, क्योंकि उसकी दुनिया थोड़ी अलग है मध्य वर्गीय लोगों से। तो वो दलित समाज इस लोकतंत्र से किस तरह की अपेक्षाएं कर रहा है और इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी किस रूप में चाहता है? मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि दलित वर्ग के जितने भी इससे पहले जो भी नेता हुए हैं वो उन्होंने सिर्फ खुद का ही कुछ फ़ायदे की बात की है। जो अच्छा कानून है, सभी चीज़ें संविधान के अंदर और गवर्नमेंट के योजनाओं के अंदर लिखी हुई है, सभी है, लेकिन वो सही पैमाने तक नीचे तक उसके लाभ दिए गए नहीं। इसलिए जो नेता अभी तक हो गए हैं वो सही ढंग से उन्होंने काम किया नहीं है। और जो वर्ग पिछला जो रहा है वो अभी इसके पहले जितने भी ज़्यादा आंदोलन होते थे, हिंसात्मक आंदोलन होते थे, वो मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ कि वो सब पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादातर हिंसात्मक आंदोलन करते रहे अभी तक। वो बात गलत थी, लेकिन वो करना क्यों पड़ा? क्योंकि उतना वायलेंस, उतना लाउडली वो बोलने के बाद ही उनका कुछ सुनता था, मीडिया सुनता था, बाकी नेता लोग सुनते थे, बाकी आम लोग जो बाकी बात फैलते थे उस समय वो कहला। अभी यूथ भी वैसे कर रहे हैं, तो वो एक हर एक स्टेप आ रहा है। तो यूथ का भी वही, तरुण वर्ग का भी यही कहना है कि उनको भी कुछ हद तक कुचलाया जाता है, इसलिए उनके आक्रोश की भाषा उसी तरह से आती है। जी, लेकिन मैं तो यही कहूँगी यहाँ पर आज की बहस के बाद कि जो समाज जागरूक होता है वही लगातार सक्रिय होता है और अपने शासकों पर नज़र रखता है और इसी तरह से उसका हस्तक्षेप शासन में बना रहता है। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा के बाद कम से कम यहाँ पर जितने युवा हैं उनकी एक जागरूक नज़र शासन पर रहेगी और यहाँ पर जो जागरूक हमारे विशेषज्ञ हैं वो भी कम से कम युवाओं को आने वाले दिनों में दिशा दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का और आपका भी।